हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय नेम इज प्रशांत कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम्स 2021 के पीवाईक्यू। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और रैंडम क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन रेलिवेंट होगा, इजीएस्ट होगा, वो हम पहले डिस्कस करेंगे और जो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ पे याद नहीं रखना है। सीक्वेंस हम लोग किसी भी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा, क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 10 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं? किसी भी 7 क्वेश्चंस का आंसर देना है। हम यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको फ्लैश हो रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमारा क्या है? वो क्वेश्चन हमारा है द सुटेबल लेआउट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इर्रेगुलर ग्रोइंग टाउन इज। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हमारा, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कितने तरह का होता है? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारा, वो मेनली 4 तरह के होते हैं। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो मेनली 4 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम है ना, जो मेरा फर्स्ट जो सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पहला दे रखा है वो डेड एंड सिस्टम। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम है ना, ग्रिड आयरन सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरलेस सिस्टम है ना, इंटरलेस्ड सिस्टम या फिर रेटिकुलर सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर सिस्टम, रेटिकुलर सिस्टम। ठीक है, रेटिकुलर सिस्टम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा नाम बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरलेस सिस्टम। तो जो भी नाम दे वो सब एक ही है। उसके बाद तीसरा जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिस्टम या फिर स्टार सिस्टम है ना। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में सारा दे रखा है, रेडियल सिस्टम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार सिस्टम, रेडियल या फिर स्टार। और जो मेरा लास्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं, दे रखा है यहाँ पे रिंग सिस्टम है ना। जो लास्ट है हमारा, ये हमारा रिंग सिस्टम है। ये 4 तरह के सिस्टम्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी कम्युनिटी में वाटर को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला जो डेड एंड सिस्टम है, वो सिस्टम यूज किया जाता है इर्रेगुलर, जो भी हमारे पास सिटीज होंगी है ना, जो भी हमारे पास इर्रेगुलर सिटीज उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ग्रिड आयरन सिस्टम या फिर रेटिकुलर सिस्टम जो होता है, ये वेल प्लान्ड सिटी के लिए यूज किया जाता है, वेल प्लान्ड सिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन चारों में से जो ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट आंसर है, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेड एंड सिस्टम। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, वो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें कि दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू, जो लिखा हुआ है यहाँ पे डेड एंड सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेड एंड सिस्टम हमारा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर बी, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें लिखा है एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। पर हेड पर डे मतलब किस में दे रखा है? पर हेड पर डे में दे रखा है। तो एवरेज वाटर कंजम्पशन दे रखा है ना। तो यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये एज्यूम करना होगा कि डोमेस्टिक वाटर नीड के बारे में बात कर रहा है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमारा टोटल डिमांड होता है, जो हमारा टोटल वाटर डिमांड ये होता है अप्रोक्सीमेटली 200 से लेके 300 एलपीसीडी के रेंज में है ना। जो हमारा टोटल वाटर डिमांड होता है वो होता है 200 से लेके 300 एलपीसीडी के रेंज में। अगर हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड की बात करें, डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होता है, ये इस टोटल वाटर डिमांड का 50 to 60% होता है। कितना होता है? 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। ध्यान रखिएगा इस बात का कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होता है वो टोटल डिमांड का 50 से 60% होता है। तो IS 1172 2012 में ये मेंशन्ड है, 2002 IS 1172
2002 में ये मेंशन कर रखा है, ये मेंशन कर रखा है कि अगर आप LIG कॉलोनी की बात कर रहे हो, LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप की बात कर रहे हो, तो उसका जो रेंज दे रखा है वो दे रखा है 135 LPCD से लेके 225 LPCD, 225 LPCD है ना, ये रेंज दे रखा है। ठीक है, अगर हम HIG ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें जो रेंज दे रखा है वो दे रखा है 200 से लेके 225 LPCD। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग कितना लेके चलते हैं, ऑन एन एवरेज हम लोग 200 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में कुछ इस तरह का मेंशन नहीं है, लेकिन हम क्या लेके चलेंगे, मिनिमम एवरेज वैल्यू लेके चलेंगे। तो जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा 135 LPCD। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा इसका, जो क्वेश्चन नंबर बी का जो सोल्यूशन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 135 LPCD। तो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे जो है हमारा क्या है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड है। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो मिनिमम होती है LIG ग्रुप के लिए वो होती है 135 LPCD। क्लियर है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सी में है ना, क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसमें दे रखा है ऑर्थो टॉलरेंट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्शन जब हम लोग करते हैं है ना, जब हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं तो होता क्या है कि इसमें हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। क्लोरीन जनरली यूज होता है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन यूज करते हैं किसमें, वाटर में, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं वहां पे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम क्लोरीन यूज करते हैं तो क्लोरीन का डोज एक फिक्स डोज होता है। अगर हमारे वाटर सैंपल में क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा ना तो हमारे पास एक स्मेल आने लगेगा, स्मेल फॉर्म हो जाएगा, स्मेल देने लगे हमारा वाटर सैंपल, तो आप इस वाटर को कंज्यूम नहीं करिएगा। तो क्या होता है ना कि जो एक्सेस क्लोरीन है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, एक्सेस क्लोरीन को क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करना पड़ता है। तो एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करने का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग 2-3 तरह के प्रोसेस से हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा ऑर्थोटॉलेरिन टेस्ट, ऑर्थोटॉलेरिन टेस्ट इसको बोलते हैं, ऑर्थोटॉलेरिन टेस्ट है ना। दूसरा जो प्रोसेस है हमारा है उसको बोलते हैं स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट है ना। और जो तीसरा जो हमारा प्रोसेस है जिससे हम लोग एक्सेस क्लोरीन को क्या कर सकते हैं, वाटर सैंपल से रिमूव कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोटेक्स टेस्ट और भी टेस्ट, TEST टेस्ट है ना, और इसको DPT टेस्ट भी बोलते हैं है ना, DPT टेस्ट। तो ये सारा टेस्ट है जो कि हम लोग एक्सेस क्लोरीन को क्या कर सकते हैं, हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन जो हमारे वाटर सैंपल में क्लोरीन बच चुका है ना, बच गया है, उस क्लोरीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन होगा ये हम लोग क्या यूज करते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन को, रेसिडुअल क्लोरीन जो बचा हुआ क्लोरीन है हमारे वाटर सैंपल में, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर होगा वो हमारा क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर बी, रेसिडुअल क्लोरीन। तो पहला हम लोग इसको हम लिख भी दे रहे हैं, इसको ये जो पहला होगा वो होता है डेड एंड सिस्टम। जो दूसरा है सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन 2 1 LPC 135 लीटर है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा उसका है ऑप्शन नंबर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल क्लोरीन फाइंड आउट करने के लिए ये सारे मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। कलर ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ है। जब कलर जो है वो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर से कलर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम लोग टेस्ट परफॉर्म करके कलर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करके। ठीक है, तो उस टेस्ट में क्या करते हैं ना, हम लोग एक टिंटोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट, टिंटोमीटर हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं है ना। और जो कलर को फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, एक मिनट, हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टिंटोमीटर है ना। कलर को फाइंड आउट करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंटोमीटर। ठीक है, टिंटोमीटर हमारे पास हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग कलर
मेजर करते हैं किसी भी वाटर सैंपल का। और कलर मेजर करने का तो जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग बोलते हैं कलर मैचिंग टेक्निक। कलर मैचिंग टेक्निक है ना, कलर मैचिंग टेक्निक से हम लोग ये यूज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, दो सैंपल लेते हैं, एक तो हमारे पास टेस्ट सैंपल होता है जिसका हमें टेस्ट करना है, और एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड सैंपल जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। इस स्टैंडर्ड सैंपल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 mg ऑफ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1 mg ऑफ क्या लेते हैं, प्लैटिनम लेते हैं, 1 mg ऑफ प्लैटिनम कोबाल्ट, 1 mg ऑफ प्लैटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, है ना। ये क्या करते हैं, 1 mg लेते हैं प्लैटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, क्लोरोप्लैटिनेट आयन इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर में हम लोग ये यूज करते हैं, प्योर वाटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि 1 mg लेते हैं प्लैटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन, है ना, किसमें, इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। और इससे हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल बनाते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, कलर मैच करवा के हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे जो टेस्ट सैंपल है उसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारा जो आंसर होगा, कलर ऑफ द वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 3। नंबर 3 क्या दे रखा है, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल पे हम लोग यूज करते हैं। इसका जो यूनिट होता है, जो हम लोग कलर को हम लोग डिफाइन करते हैं ना, कलर की जो यूनिट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं TCU, जिसको बोलते हैं ट्रू कलर यूनिट। और TCU बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है 1 mg ऑफ प्लैटिनम कोबाल्ट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लैटिनेट आयन इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। इससे हमारा स्टैंडर्ड सैंपल बनता है ना। और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं TCU से, जिसको बोलते हैं ट्रू कलर यूनिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। क्लियर है, यहां तक हमारे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सब सारा डिटेल आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि अभी हम डिटेल पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत जानकारी निकाल पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से, है ना। और उसके बाद हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई, है ना। क्वेश्चन नंबर ई में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर ई में दे रखा है, एम्पियन टेस्ट इज ए मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एम्पियन टेस्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एम्पियन टेस्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, है ना। देखिए जनरली हम लोग 3 तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। और किसके लिए, 3 तरह के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। दूसरा क्या होता है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। और तीसरा क्या होता है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो जो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इम्प्योरिटीज है, जो भी हमारे पास पैथोजेंस है, उस पैथोजेंस को फाइंड आउट करने का काम करते हैं इस बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में, ठीक है। तो पैथोजेंस को फाइंड आउट करना थोड़ा सा एक टिपिकल केस हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। पैथोजेंस को फाइंड आउट करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलीफॉर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं, कॉलीफॉर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। कॉलीफॉर्म्स को फाइंड आउट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है, किसके रिस्पेक्ट में, पैथोजेंस के रिस्पेक्ट में। और कॉलीफॉर्म्स हमें इंडिकेट करता है कि हमारे वाटर सैंपल में क्या प्रेजेंट है, हमारे वाटर सैंपल में पैथोजेंस प्रेजेंट है। तो हम पैथोजेंस को टेस्टिंग नहीं करके किसकी टेस्टिंग करते हैं, कॉलीफॉर्म्स की टेस्टिंग करते हैं। और हम ये पता करते हैं कि हमारे वाटर सैंपल में कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि कॉलीफॉर्म्स का प्रेजेंट और एब्सेंस ये बताता है कि हमारे वाटर सैंपल में पैथोजेंस प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म का टेस्ट करते हैं। और कॉलीफॉर्म का टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, बेसिकली 3 मेथड्स हैं। पहला है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक बोलते हैं। दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियन टेस्ट, है ना, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो 3 तरह के हमारे पास टेस्ट हैं। इन तीनों टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म्स की कॉलोनी को फाइंड आउट करते हैं। और कॉलीफॉर्म्स का कॉलोनी हमें ये बताता है कि पैथोजेंस हमारे वाटर सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ई है उसका आंसर हो जाएगा, एम्पियन टेस्ट इज ए मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एम्पियन टेस्ट इज ए मेजर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्लियर है,
तो ये हमने देख लिया कितना क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। ये तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 5 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, 5 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ में दे रखा है व्हेन एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज मोर देन द एडियाबेटिक लैप्स रेट देन द एनवायरमेंट इज सेड टू बी। अब हमारे पास क्या है ना कि ऑप्शन दे रखा है स्टेबल, अनस्टेबल, नेचुरल, न्यूट्रल एंड नन ऑफ द एबव। 3 तरह के हमारे पास एनवायरमेंटल लैप्स रेट के जानकारी के हिसाब से 3 तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं। उन 4 तरह के ऑप्शंस में 3 तरह के एनवायरमेंट के बारे में बता रखा है कि वो किस तरह का एनवायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ELR, जो हमारा ऑप्शन है, पहले इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट अगर ज्यादा होता है ALR से, तो हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस हम बेसिक्स बता रहे हैं। अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा होता है ALR से, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल एनवायरमेंट, है ना, अनस्टेबल एनवायरमेंट बोलते हैं। या फिर क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरमेंट को और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एडियाबेटिक, सुपर एडियाबेटिक बोलते हैं ना, एडियाबेटिक एनवायरमेंट, है ना, एडियाबेटिक, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ये अनस्टेबल एनवायरमेंट हो गया। दूसरा है अगर ELR छोटा हो जाता है ALR से, है ना, अगर ELR इज लेस देन ALR, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एनवायरमेंट, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सब एडियाबेटिक। क्या बोलते हैं इसको, सब एडियाबेटिक, ठीक है। और अगर हमारे पास ELR जो है वो बराबर हो जाए ALR से, है ना, ELR अगर बराबर हो जाए ALR से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूट्रल एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल एनवायरमेंट। क्लियर है। तो ये 3 तरह के डेफिनेशन है, स्टेबल एनवायरमेंट कैसे होता है, अनस्टेबल एनवायरमेंट क्या होता है, और न्यूट्रल एनवायरमेंट कैसे होता है। तो ELR अगर ज्यादा है ALR से, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरमेंट, है ना, इसको बोलते हैं सुपर एडियाबेटिक, बोलते हैं इसको सुपर एडियाबेटिक एनवायरमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास ELR इज लेस देन ALR है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एनवायरमेंट या फिर सब एडियाबेटिक एनवायरमेंट। और अगर ELR और ALR के बराबर हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एनवायरमेंट। क्लियर है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज मोर देन द एडियाबेटिक लैप्स रेट, मतलब ELR इज ग्रेटर देन ALR, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरमेंट, क्लियर है, अनस्टेबल एनवायरमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है कि द रिफरेंस प्रेशर, क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन नंबर जी का सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना, जी का सॉल्यूशन दे रखा है। द रेफरेंस प्रेशर यूज्ड, आपको यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश भी हो रहा है, ठीक है। द रेफरेंस प्रेशर यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड प्रेशर लेवल इज, द रेफरेंस प्रेशर यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड प्रेशर लेवल इज, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 20 डेसिबल, है ना, 10 माइक्रोपास्कल, 20 माइक्रोपास्कल और 10 डेसिबल। तो जो स्मॉलेस्ट साउंड जो होता है ना, ध्यान देखिएगा, जो स्मॉलेस्ट साउंड जो होता है, स्मॉलेस्ट साउंड जो कि हमारा ईयर सुन सकता है, वो होता है हमारा कितना, 20 माइक्रोपास्कल, है ना। जो लार्जेस्ट साउंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट अप टू एक्सटेंट कितना हो सकता है, हाईएस्ट अप टू एक्सटेंट कितने तक हो सकता है, एक्सटेंट, इसको हम लोग बोलते हैं 200 पास्कल तक। इतना हमारे पास रेंज होता है किसी चीज को सुनने की, है ना। तो जो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना किसी भी चीजों को सुनने के लिए, वो रेफरेंस हम लेके चलते हैं 20 माइक्रोपास्कल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20 माइक्रोपास्कल, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जी का ऑप्शन नंबर 3 20 माइक्रोपास्कल। ध्यान देखिए इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एच क्वेश्चन नंबर H, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें दे रखा है the frequency of the sound is measured in terms of, option number 1 hertz, adoption unit DU, decibel और none of the above। अब ध्यान देखिएगा इस बात का, इसमें ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे साउंड का यूनिट नहीं पूछा है,
यहाँ पे किसका पूछा है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछा है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछा है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। साउंड का अगर पूछता तो हम लोग डीबी लेके चलते, डेसिबल लेके चलते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? साउंड की फ्रीक्वेंसी का बताओ क्या होता है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमेशा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का हमेशा यूनिट होता है हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज में। क्लियर है? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 एच का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर एच का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए, मतलब फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा ये आंसर निकल गया है ना। और फ्रीक्वेंसी होता क्या है बताइएगा कोई? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एट विच द साउंड वेव ट्रेवल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितना साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हम उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एच के बाद हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है आई, है ना। तो इसमें दे रखा है द मोस्ट हैजार्डस गैसियस एयर पॉल्यूटेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ इज। अब जो मोस्ट हैजार्डस गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है इसमें सारे हैं, है ना। नाइट्रोजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन हो गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 4, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 सबसे ज्यादा हानिकारक हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जे। इसमें दे रखा है among the given choice below which of the following is not a primary air pollutant। अब देखते हैं ना, एयर पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, एयर पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम लोग एयर पोल्यूटेंट के बारे में बात करें, एयर पोल्यूटेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी या 1 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइमरी, है ना। और दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री। प्राइमरी को बोलते हैं 1 डिग्री और सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी में आते हैं जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये सब जितने भी आते हैं इसमें। या फिर ऐसा बोल सकते हैं लेड बोल सकते हैं, H2S बोल सकते हैं, इथाइल मिथाइल मरकैप्टन बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, ये सब प्राइमरी में चले आते हैं। और जो भी प्राइमरी में जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, और प्राइमरी में जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, उस एयर प्राइमरी वाले जो जितने भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके जो हमारे एयर पोल्यूटेंट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। जैसे मान लेते हैं H2SO4 है ना। H2SO4 कैसे बनेगा? ये H2O प्लस SO2 ये दोनों मिलके बनेंगे, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2SO4 बना लेंगे, है ना। तो ये हमारे इस तरह से मिलके बनता है। जैसे मान लेते हैं इस सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं? सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो आते हैं H2SO4, इसमें आते हैं O2, है ना, O3, ओजोन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये सब सारे आते हैं सेकेंडरी में, है ना। और पैन भी जो होता है वो क्या होता है? पैन भी आते हैं हमारे सेकेंडरी में। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है among the which of the following is not a primary air pollutant, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है? पैन, है ना। पैन जो है हमारा वो क्या है? पैन हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ना कि पैन हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ना, नॉट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो पैन जो है वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है, वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है ना। और जो भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये इसको बोलते हैं SPM, ये भी हमारे क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। दूसरा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ किसी भी जो भी हमारे पास दे रखा है नॉन मेटल, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के क्या होगा? ऑक्साइड्स हमेशा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया पैन। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में जे है ना, जे लास्ट क्वेश्चन ही था मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो भी है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ अप्रोच करेंगे।